हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें बोर्स एटॉमिक थ्योरी का एप्लीकेशन और लास्ट लेक्चर में जो है रेडियस ऑर्बिट का कैलकुलेट करा था हमने, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक ऑर्बिट में सीजीएस यूनिट में। क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग सीजीएस एसआई दोनों यूनिट्स में कर रहे थे, तो एनर्जी जो है एसआई यूनिट में भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन एसआई यूनिट्स। सारे टर्म्स वगैरह वही रहेंगे जो हम लोग लेट कर रहे थे, चार्ज वगैरह, बट यूनिट चेंज हो जाएगा। ये एसयू ले रहे थे चार्ज, इस पर कूलम में लेकर के चलेंगे। तो बार बार उतना नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कि जो टोटल एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन का वह बराबर होगा उसके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अभी भी हाफ mv² ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पिछला बार लिख रहे थे -ZE²/r। तो यह लिख रहे थे हम लोग किस आधार पे कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन के आधार पे। तो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा वह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, कूलम्स लॉ ऑपरेट होगा। और यहाँ हम लोग जो है एक कांस्टेंट लाते हैं के, उसी को हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। रेडियस का कैलकुलेशन में इसको बताए थे। अच्छा, तो ये हो गया नंबर 3। अब इन तीनों को ज़रा देखो, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे E = ½ mv² प्लस -ZE²/4πε0r। ओवरऑल हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस ZE²/4πε0r। उसके बाद बैलेंस्ड कंडीशन में जो हम लोग पढ़े, या स्टेबल स्टेट में, कि इनवार्डली एक्टिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको कि हम लोग -ZE²/r² लिख रहे थे, अब यहीं हम लोग लगा देंगे 1/4πε0 ऐसा। तो यह बराबर हो रहा था आउटवार्डली एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mv²/r का। तो ये r यहाँ से ख़त्म, दोनों तरफ हाफ लगा दोगे तो ये ½ mv², इसको इधर कर दिए, और ये हो जाएगा 1/8πε0 ZE²/r। इसको 5 मान लो। अब दोनों को कंपेयर कर डालो, फ्रॉम 4 एंड 5। दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे? E = ½ mv² की जगह इतना 1/8πε0 ZE²/r माइनस ZE²/4πε0r ऐसा। यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 8πε0r। तो यहाँ बचेगा ZE², यहाँ हो जाएगा -2 ZE²। तो ओवरऑल यहाँ से E आ जाना है कितना? -ZE²/8πε0r। सिंपल सा है ना। इन दोनों टर्म का आप एलसीएम लोगे तो देखो πE0r तो सेम ही है, बस यहाँ 4 और 8, तो 4 और 8 के एलसीएम 8 ही आना है। अभी पूरा टर्म यहाँ कट जाएगा तो ये बचेगा इतना। यहाँ इससे 2 बार में कटेगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, जैसे एलसीएम वगैरह हम लोग लेकर के सॉल्व करते हैं वही सारा चीज़ है, कुछ नया इसमें नहीं है। अब यहाँ से R के लिए जो हमने एक्सप्रेशन लाया था एसआई यूनिट में,
पीछे जब रेडियस कैलकुलेट करा था हमने तो वहाँ से r के लिए आया था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 4 पाई me स्क्वायर, ऐसा। इसी को यहाँ लिख दो तो E इक्वल टू जाएगा माइनस ZE स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और r के जगह इसको n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई me स्क्वायर। तो ये पाई और पाई तो हो जाना है ख़त्म, ऐसा। ओवरऑल पूरे को रीअरेंज करके लिखो तो ई पूरा टर्म चला जाएगा ऊपर, तो ई इक्वल टू माइनस बचेगा एम ई स्क्वायर और ई स्क्वायर हो जाएगा ई का पावर 4 जेड, ऐसे। या यहाँ जेड भी होगा शायद, या चलो जेड। एक्सप्रेशन रेडियस के लिए क्या लाया था हमने, पाई me स्क्वायर जेड था यहाँ, ऐसा। तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा और जेड स्क्वायर हो गया तो नीचे फिर क्या क्या बचा, नीचे बचा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन 7 नंबर। इसी में कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सो देखो। तो कांस्टेंट टर्म्स इसमें क्या क्या है जिसका वैल्यूज हम लोग को पता है, तो उसमें से एक हुआ m 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31 kg लोगे, e 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम लोगे, z को 1 लेकर के चलो फिलहाल हाइड्रोजन एटम के लिए। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड h इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। सारे टर्म्स के वैल्यूज को पुट करो वहाँ, तो -9.109 10 टू द पावर -31 kg, ई हो गया 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का पावर 4 1 का स्क्वायर। यहाँ से 8 इंटू 8.85 10 टू द पावर -12 का स्क्वायर, n स्क्वायर ये हुआ 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड का स्क्वायर, ऐसे। फिर से कांस्टेंट टर्म्स तो सॉल्व हो जाएंगे, वैल्यूज़ को गुना भाग करोगे आ जाएगा। यूनिट को सिंप्लीफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऊपर यूनिट बच रहा है क्या, केजी बच रहा है और यहाँ कूलम का पावर 4। नीचे क्या बच रहा है, तो नीचे बच रहा है जूल सेकेंड का स्क्वायर। सॉल्व करो, केजी कूलम को हम लोग लिखेंगे केजी का पावर 1/2, मीटर का पावर 3/2 और पर सेकेंड, तो इसका 4 हो गया। नीचे जूल को लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर, तो ये हो गया केजी। इसको सिंप्लीफाई करोगे केजी स्क्वायर ये हो जाएगा मीटर का 6 सेकेंड का -4, तो यहाँ हो जाएगा केजी स्क्वायर मीटर का 4 सेकेंड का -4 और सेकेंड स्क्वायर, ये ख़त्म। यहाँ मीटर 2 बचेगा, ये केजी स्क्वायर ख़त्म, तो बचा केजी मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज जूल। यही कहलाता है क्या, जूल, जो कि एनर्जी का यूनिट है। तो ये यूनिट सॉल्व करा हमने। अभी सब जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो इन वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आता है
En बराबर मैंने एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -21.8 बाई एन स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। अब यहाँ से इसी को देखो कई फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं। एक तो यह जो आया है जूल पर एटम में आया है। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसी टर्म को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो -21.8 10⁻⁻19 एन स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सिंप्लीफाई करोगे इसको ना तो आएगा -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरल लिखोगे तो यहाँ जेड स्क्वायर का टर्म बच जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z1 लेकर के चले थे हम लोग। हाइड्रोजन लाइक कोई स्पीशीज हीलियम लिथियम रहा तो एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा ना। तो इन जनरल En एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या एक्सप्रेशन हो गया, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऐसे ही एक्सप्रेशन दे करके पूछता है। एक और हम लोग दूसरे फॉर्म में भी इसको निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से यह जो निकला है ना वह पर एटम के लिए एनर्जी निकला है। एक एटम को आइसोलेट करना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसी को हम लोग यदि निकालेंगे पर मोल के लिए तो एनर्जी -21.8 बाई एन स्क्वायर 10⁻⁻19। अब इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ जो जूल पर एटम है अब हो जाएगा जूल पर मोल। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो सॉल्व करने के बाद जो है यह आ जाएगा -13.315 बाई एन स्क्वायर इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ऐसा। अब इस 10⁻³ को जो है आप लिख सकते हो किलो, एन स्क्वायर दिस इज किलो, सो दिस इज किलो जूल पर मोल। जनरल लिखोगे तो E इक्वल टू -13, इसको हटा भी सकते हो, एन स्क्वायर यहाँ जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, तो ये तीनों किलो जूल पर मोल में, जूल पर एटम में और यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तीनों एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे ज़्यादातर पूछ देता है यहाँ से। अब यहाँ से देखो कई सारी चीज़ें हैं जो समझना है हम लोग को एनर्जी से रिलेटेड, और समझना इसमें क्या है ध्यान से सुनोगे तो इन सब को हटा करके अब एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है फाइनल हम लोग उसको लिखते हैं। देखो तो यहाँ से जो एनर्जी आया है En वह आया है -Z² बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को तीन अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग को समझना क्या है, सबसे पहला प्रश्न, और वह पहला प्रश्न क्या है कि एनर्जी यहाँ नेगेटिव में है, नेगेटिव में। सो व्हाट डज दिस नेगेटिव मीन्स? एनर्जी क्या किसी का कभी नेगेटिव में हो सकता है? जरा आप ही सोचो ध्यान से। एनर्जी किसी सिस्टम का नहीं है तो जीरो होगा एनर्जी, और यदि कुछ ना कुछ एनर्जी है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो एनर्जी या तो नहीं होगा, जीरो वैल्यू होगा, या फिर कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। एनर्जी नेगेटिव में कैसे? अब खाना खाए तो 100 जूल एनर्जी मिला, नहीं खाए तो जीरो मिला। -100 जूल या -10 जूल एनर्जी कभी कैसे हम लोग को मिल सकता है? समझ रहे हो क्या हम बता रहे हैं
कि एनर्जी का यह जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में देखो यहाँ नेगेटिव में आया एनर्जी, तो आखिर यह नेगेटिव बतलाना क्या चाह रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन का माइनस में आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी माइनस में आएगा तो एनर्जी माइनस में आने का क्या मतलब होता है, किसी भी सिस्टम का एनर्जी माइनस में कैसे होगा, होगा चाहे नहीं होगा, नहीं होगा तो जीरो और होगा तो कोई ना कोई प्लस वैल्यू होगा। माइनस में एनर्जी आ जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग को समझना है। तो क्या इसका मतलब है, ज़रा गौर करोगे। जैसे यह न्यूक्लियस है, इसमें कई सेल्स होंगे, इसके बाद मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वह भी आउट ऑफ एटम है, आउट ऑफ द एटम। अब यदि यह इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है, तो पहले भी बताएं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है, इसका मतलब बोलते हैं हम लोग कि वह इन्फिनिटी में है। कहाँ है, इन्फिनिटी में है। और मान करके चलेंगे हम लोग कि इस इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ एनर्जी है वह जीरो है, जीरो एनर्जी है। अब होगा क्या कि यही इलेक्ट्रॉन जब एटम में आएगा, कोई भी सेल में आ गया, सपोज सेकेंड सेल में आ गया, तो जब यह इलेक्ट्रॉन इस एटम का सेकेंड सेल में आया तो आने के बाद अब तो यह न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब यह न्यूक्लियस की तरफ अब अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्शन से एनर्जी हमेशा डिक्रीज करता है, एनर्जी हमेशा डिक्रीज करता है, घटता है। तो कितना एनर्जी घटेगा, तो सेकेंड सेल में आया है तो n बराबर यहाँ 2 रख देंगे। यदि इसको हाइड्रोजन एटम माने हो तो Z1 रख दोगे, तो एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से सेकेंड सेल में आया तो इसका एनर्जी इतना डिक्रीज कर गया। सो हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स लोअर व्हेन इट कम्स टू एन एटम एंड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर होता है, इन्फिनिटी में होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को जो है हम लोग जीरो लेकर के चलते हैं, मतलब कोई भी एक वैल्यू मान सकते हो, हम लोग जीरो लेकर के चल रहे हैं। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर आ जाएगा तो यह न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्शन के चलते सिस्टम का एनर्जी घटता है। तो ये जो एनर्जी घट रहा है ना, इसी डिक्रीज ऑफ एनर्जी को यहाँ बतलाता है नेगेटिव साइन। समझ गए बात को। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, नहीं, ये बतलाएगा कि इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का घटेगा जब वह न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तब। इसका सिंपली मतलब यही हुआ नेगेटिव साइन का। तो क्या नेगेटिव साइन एक्सप्लेन किया, समझ गए ना, कि इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है, जीरो एनर्जी, इन्फिनिटी में है, कोई अट्रैक्शन नहीं है न्यूक्लियस से। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर कंसिडर करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट या पर्टिकुलर सेल में, तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन्फिनिटी की तुलना में कम होगा। जितना कम होगा उसी को यह एक्सप्रेशन डील करता है। तो कम हो रहा है एनर्जी ना, दैट्स वाई नेगेटिव साइन। जब कोई भी सिस्टम इन्फिनिटी में होता है ना, तो उसका एनर्जी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम एनर्जी होने के चलते ही उसका स्टेबिलिटी कम होता है। लेकिन वही सिस्टम जब किसी के अंदर जाता है जहाँ वह अट्रैक्शन फील करता है, तो उसका एनर्जी ऑटोमेटिकली घटता है। बेसिक सा थ्योरी है साइंस का ये। और जो एनर्जी घटेगा उसी डिक्रीज ऑफ एनर्जी को यहाँ एक्सप्लेन करेगा या नेगेटिव साइन। तो एक यह हम लोग समझ गए कि एनर्जी यहाँ नेगेटिव में क्यों है। तो नेगेटिव में एनर्जी नहीं है, बल्कि यह नेगेटिव बता रहा है कि एनर्जी उतना डिक्रीज करेगा उस इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद कि यदि पूछा जाए कि यह एनर्जी और ये जो एन है इसके बीच क्या रिलेशन है, तो एक्सप्रेशन से यदि देखोगे तो ई एन इक्वल टू जो है -z²/n², ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल यहाँ -z²/n²। तो यहाँ से तो लग रहा है कि यह एन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो इन्वर्स का इन्वर्स डायरेक्ट रिलेशन हो गया। मतलब हेयर एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n²। मतलब कि जितना बड़ा ऑर्बिट होगा एनर्जी उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन इससे आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स an electron
कैन हैव मैक्सिमम एनर्जी, और ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, कि ये 4 ऑर्बिट्स हैं। इन चारों में से किस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैक्सिमम होगा, यही चारों में से किस में होगा। तो यहाँ से देखोगे तो इन्वर्स लगेगा, लेकिन बताया किसी को एक्सप्लेन किए हम लोग कि इन्वर्स है लेकिन माइनस में है, तो इन्वर्स का इन्वर्स मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। तो एन का वैल्यू जितना बड़ा होगा एनर्जी उतना मैक्सिमम, तो फोर्थ ऑर्बिट में ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से कि भी हुआ कि यह न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाते जाएगा इसका एनर्जी उतना ही इन्हांस करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए तो बोले ना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर होता है तो उसका एनर्जी मैक्सिमम मानते हैं, इन्फिनिटी में होता है। तो मैक्सिमम, अब यहाँ बोलोगे कि बोल रहे मैक्सिमम मानते, फिर यहाँ बोल रहे हैं कि जीरो है, तो जीरो ही इसके लिए मैक्सिमम हो गया, अभी समझ लो। क्योंकि इन्फिनिटी में इसके एनर्जी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अब इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन कहाँ है कि नहीं है, मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मान लेते हैं कि जीरो है। तो वही इलेक्ट्रॉन जब एटम के नज़दीक आते जाएगा, और जितना नज़दीक आते जाएगा ना उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ, और जितना अट्रैक्ट होगा उतना उसका एनर्जी घटेगा पहले की तुलना में। और पहले की तुलना में जितना ज़्यादा एनर्जी घटा हुआ उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर के। तो ऐसे याद रखना कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी उतना बढ़ते जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक आते जाएगा उसका एनर्जी उतना ही डिक्रीज करते जाएगा। तो यह एनर्जी से यही एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग को सीखना था, याद रखोगे इस बात को, यहाँ वाला इस टर्म को, कि इलेक्ट्रॉन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगा। तो ऐसे 4 ऑर्बिट दे देगा, हो सकता है कि इसमें एक दे दे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब वही आउट ऑफ एटम। तो आउट ऑफ एटम, एटम के बाहर यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसी केस में उसका एनर्जी सर्वाधिक होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आएगा उसका एनर्जी धीरे धीरे जो है घटते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो यह एनर्जी के बारे में था। रेडियस कैलकुलेट करा हमने दोनों यूनिट में, एनर्जी कैलकुलेट करा दोनों यूनिट में। अब एक बच रहा है वेलोसिटी। CGS और SI दोनों यूनिट में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे किसी इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट में, उसको देखते हैं। So calculation of velocity of electron in an orbit। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा। तो फिर से सारा कुछ वही टर्म्स हम लोग मानने वाले हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी मान ले v सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जो पढ़े फार्मूला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर होगा nh/2π का। यहाँ से रेडियस ही तो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालोगे तो हो जाएगा nh/2πmr। CGS में निकाल रहे हो तो r का हम लोग पढ़े हैं n² h² 4π² me² z। तो 1 2 को यहाँ से कंसिडर करके लिखो, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, दोनों को कंपेयर करके लिखोगे तो v इक्वल टू हो जाएगा nh/2πm, r के जगह इसको लिखो n² h² 4π² me² z। और ऐसे लिखोगे तो n से n ख़त्म, h से h ख़त्म, पाई से एक पाई ख़त्म, ये 2 बार में ख़त्म, ये m से m ख़त्म। तो बचा क्या, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे यहाँ बचा nh
इसके नीचे बचा 2 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर जेड, या पाई स्क्वायर नहीं पाई, इसी को उलट दो तो 2 पाई ई स्क्वायर जेड बाई एन एच। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म के वैल्यूज को पुट करो, पुट करके सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू क्या जाना है 2 इंटू 3.14, ई लोगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU का स्क्वायर, और हाइड्रोजन आइटम है तो Z1, NH को लोगे 6.626 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। सॉल्व करो इसको तो ये तो सॉल्व हो जाएंगे, बस यूनिट को सॉल्व करना है। ऊपर है ESU का स्क्वायर, नीचे है अर्ग सेकेंड। ESU को हम लोग क्या लिखते हैं ग्राम 1/2 सेंटीमीटर 3/2 पर सेकेंड का स्क्वायर, अर्ग को लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ई खत्म, ई खत्म, यहाँ से ई खत्म, तो बचेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके वेलोसिटी आएगा 2.18 इंटू 10⁸, नीचे बच जाएगा n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा इसी को जनरल लिखोगे तो v इक्वल टू जेड ऊपर में बचा हुआ था ना, यहाँ देखो जेड, तो 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाई n सेंटीमीटर पर सेकेंड। और सिमिलर कैलकुलेशन होगा SI में, बस एप्सिलॉन नॉट का टर्म वहाँ आ जाएगा, जो ऑलरेडी पहले हम लोग देखते आ रहे हैं कई बार। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी जो है पूछ सकता है, शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the second Bohr orbit of Li2+ आयन। कि लिथियम आयन में सेकेंड बोर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट दिया हुआ मतलब n का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ये लिथियम आयन दिया हुआ है तो लिथियम आयन मतलब कि Z, तो Z जो होगा लिथियम के लिए वह 3 होगा एटॉमिक नंबर। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाई n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2.18 10⁸, जेड ले लोगे यहाँ से 3, n हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर दोगे जो आएगा वही हो जाएगा। मीटर में निकालोगे तो बस यही पावर यहाँ चेंज हो जाएगा, SI से जब कैलकुलेशन करोगे तब। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन इतना से आ सकता है। देखो तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में जो हमने पढ़ा, पॉस्टुलेट्स जो पढ़े बोर्स एटॉमिक थ्योरी का, तो एग्जाम में तो एक पॉस्टुलेट आ जाता है डायरेक्ट कि राइट द पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो उसके 5 पॉस्टुलेट्स थे, पांचों पॉस्टुलेट्स को काफ़ी डिटेल में लिखना होगा जैसे नोट्स में लिखा हुआ है। बीच बीच में उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, वही एंगुलर मोमेंटम वाला। और मेन है इसका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में जो हम लोग देखे कैलकुलेशन, खास करके रेडियस का, दोनों यूनिट में कैलकुलेशन, एनर्जी का और वेलोसिटी का। मेन तो रेडियस वाला ही है क्योंकि रेडियस का ही यूज कर रहे हैं हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन में, और फिर वही रेडियस वाला यूज किया अभी वेलोसिटी का कैलकुलेशन में। तो उसको जब आप लिखोगे ना, याद करोगे, तो मतलब कि उतना लंबा देख करके ही छोड़ना नहीं है। हम जैसे बोले थे कि दिमाग में पहले फिट करोगे कि कितने स्टेप्स में कैलकुलेशन हम लोग को करना है,
उस हिसाब से बस अपने से लैंग्वेज कहीं इधर उधर होगा थोड़ा तो चलेगा। चूँकि ये सारा टॉपिक रदरफोर्ड जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ से पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना, या बोर्ड्स फिर जितना भी एप्लीकेशन पढ़े इसका सबका सब क्लास 12 फिजिक्स में आप पढ़ोगे, अलग चैप्टर में पढ़ोगे वहाँ। और वहाँ जो है एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स के लिए। सेम चीज़ है, जो कैलकुलेशन यहाँ हमने पढ़ा वही वहाँ भी पढ़ोगे तो एक जगह अच्छे से इसको कर लोगे। अभी तो बोर्ड का एग्ज़ाम में ऐसे लंबा कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन बीच बीच में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। जैसे ये आ जाएगा कि एक ESU को क्या लिख सकते हैं, एक अर्ग को क्या लिख सकते हैं, अलग अलग टर्म में दे देगा इसको। तो इन सारी बातों को जो है आप ध्यान में रखोगे। तो इस तरह से जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी था उसका पोस्टुलेट एप्लीकेशन हमने देखा। अब बोर्स एटॉमिक थ्योरी से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।